Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मेवाड़ा क्लासेज के YouTube चैनल पर मैं बाबूलाल मेवाड़ा आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के तहत मैंने 3-4 दुर्ग पढ़ा लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे अजय दुर्ग या अजय मेरू दुर्ग, ठीक है ना। तो जो भी साथी एक बार न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिएगा, आज अपन पढ़ेंगे अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग। ध्यान रखिएगा, अजय मेरू दुर्ग के बारे में क्या क्या जानकारियां अपने को मिलती है, मैं सारी इस वीडियो में पूरी करवाने की कोशिश करूंगा। इस क्लास के माध्यम से पूरी करवाने की कोशिश करूंगा। अजय मेरू से पता चल जाता है कि ये दुर्ग कहां पर है। अजमेर में स्थित है। राजस्थान का हृदय कहा जाने वाला जिला जो कि अजमेर, उस अजमेर में स्थित है। अजमेर को जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें भी काफी जानकारी अपने को देखने को मिलती है। इसके उपनामों के बारे में कहे तो इसका उपनाम मिलता है तारागढ़। क्यों मिलता है? एक तारा नाम की महारानी होने के कारण, जो अपन बाद में इसके बाद में पढ़ेंगे, तो उसके नाम से इस गढ़ का नाम दिया जाता है तारागढ़ दुर्ग। या दुर्ग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उपनाम है वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। गढ़ बीठली कहा जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक अजय दुर्ग है, इसके ऊपर अगर आप मात्रा लगा देंगे तो इस प्रकार से अजय दुर्ग, ठीक है ना। अजय दुर्ग भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अजय मेरू दुर्ग, अजमेर दुर्ग भी कहा जाता है। गढ़ बीठली भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गढ़ बीठली दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो अजय मेरू दुर्ग को कहा जाता है। शाहजहां के काल में एक सेनापति हुआ करता था, उसके नाम से ये गढ़ बीठली नाम पड़ा। अगर विशेष रूप से बात करें कि ये दुर्ग है वो किस कारण से या किस श्रेणी में आता है, तो ये दुर्ग आता है वो आता है गिरि श्रेणी में, ठीक है ना। ये विशेष करके ध्यान रखिएगा, गिरि श्रेणी में आता है। ये किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणियों में दुर्ग आने वाला जो कि अजमेर का अजय मेरू दुर्ग। अब देखिएगा, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है वो 870 मीटर मिलती है। धरातल से इसकी ऊंचाई 265 मीटर मिलती है। और विस्तार की अगर अपन बात करें तो इसका जो विस्तार है वो अजयराज दुर्ग अजय मेरू दुर्ग के रूप में करवाते हैं। और किस प्रकार से करवाते हैं? और इतिहासकार आए थे एक हरिविलास के अनुसार इसका जो विस्तार करवाया था वो किसने करवाया था? तो अजयराज ने ही करवाया था। और सन 1113 के अंदर चौहान अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, अगर इसके निर्माण की आपको काल पूछा जाए या निर्माण, तो सर्वप्रथम अपन इसके निर्माण की बात करते हैं। इसका निर्माण करवाया था 1113 के अंदर 113। ये आपको याद रहने में कोई समस्या नहीं आएगी। 1113 ईस्वी में अजयपाल ने, किसने करवाया था? अजयपाल। 2 शासक आएंगे, विशेष करके ध्यान रखिए, अजय राज अलग है और अजयपाल अलग है। अजयपाल के बाद में है वो अजयराज आते हैं और उसने इस दुर्ग का क्या करवाया था? विस्तार करवाया था। और उसका है वो जानकारी अपने को मिलती है। एक इतिहासकार है जिसका नाम है हरिविलास से अपने को जानकारी मिलती है कि अजयराज ने इसका क्या करवाया था। अजयराज कौन थे? ये दोनों के दोनों चौहान है। ये भी चौहान है और ये भी चौहान है। ध्यान रखिएगा, अजमेर के शासक हुए थे अजयपाल, और अजयपाल के उत्तराधिकारी कौन बने थे? अजयराज चौहान बने थे। और हरिविलास के अनुसार, इसके अनुसार अजयराज चौहान ने दुर्ग का विस्तार करवाया था। ध्यान रखिएगा, दुर्ग का विस्तार करवाया था, यानी कि इसका है वो अधिकतर निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया? तो अजयराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। और देखिएगा कब तक करवाया गया था। ये भी 1113 के अंदर है, तो ये भी लमसम 12वीं शताब्दी के अंदर मिलता है। और चौहान शासकों के द्वारा इसकी जानकारी है वो मिलती है बिजोलिया के शिलालेख से मिलती है। ध्यान रखिएगा, जैसे सामन सोमेश्वर के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर 1170 ईस्वी के अंदर अभिलेख में मिलता है। बिजोलिया का जो सामन सोमेश्वर अभिलेख है, ध्यान रखिएगा, बिजोलिया का शिलालेख है। बिजोलिया का शिलालेख है जिसका नाम है चाहमन सोमेश्वर, ठीक है। चाहमन का मतलब होता है चौहान, चाहमन सोमेश्वर। इसके अनुसार, हरिविलास जी के अनुसार, तो इन्होंने 12वीं शताब्दी के अनुसार निर्माण करवाया था, डॉक्टर इतिहास जो हरिविलास है उनके द्वारा, ठीक है। लेकिन एक चाहमन सोमेश्वर के अनुसार, यानी कि जो ये बिजोलिया का शिलालेख है, इसके अनुसार इसकी जो निर्माण की अवधि जो मिलती है वो 1170 के अंदर मिलती है। ध्यान रखिएगा, 1170 ईस्वी के अंदर मिलती है। और अगर इसकी बात करें आगे, जब अपन इतिहास को पढ़ते हैं तो मैं ये विशेष रूप से देखा जाए तो पहले है वो ये दुर्ग क्या है, आज भी काफी इसकी श्रेणियां है वो क्या हो चुकी है, खंडर हो चुकी है।
खंडहर हो चुकी है। अगर आगे आप विजिट की श्रेणी से जाओगे तो आप जब इस अरावली की श्रृंखलाओं में छोटा सा एक दुर्ग तारागढ़ तो श्रेणी में आता है, तारागढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। इस प्रकार से है वो इस दुर्ग का किस प्रकार से इतिहास रहा था, तो इस इतिहास के बारे में अपन छोटी सी जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। देखिएगा सन 1141 की बात है, सन 1141 की बात है। आप सभी जानते हैं कि 1141 की बात करेंगे तो अपन है वो सारे के सारे हिस्ट्री में जाएंगे। मैं जितने भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें काफी है वो जानकारी रोचकपूर्ण देने की कोशिश करता हूँ। अब देखिएगा 1141 का किसकी बात कर रहे हैं, जैन ग्रंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैन ग्रंथ के अनुसार जो सोहानों का अभिलेख मिलता है, ये जो जैन ग्रंथ है, इसका जो नाम दिया गया है वो आवश्यक नियुक्ति दिया गया है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आवश्यक नियुक्ति, ठीक है ना, आवश्यक नियुक्ति, ठीक है। आवश्यक नियुक्ति के अनुसार जो इसका निर्माण मिलता है, सोहान शाकंभरी चौहान जो अजय राज मिलते हैं, तो अजय राज ने इस दुर्ग को अजय के दुर्ग के रूप में एक अपने पिताजी या अपने विशेष रूप से इसमें जानकारी क्या मिलती देखिएगा, शाकंभरी चौहान जो इनका क्या है, एक उपजाति के रूप में जाना जाता है। अब शाकंभरी चौहान के एक उत्तराधिकारी हुए थे जिसका नाम था पृथ्वीराज फर्स्ट, ठीक है ना, पृथ्वीराज फर्स्ट या प्रथम जिसे कहा जाता है। अब पृथ्वीराज प्रथम के नाम से इसके बेटे अजय राज ने है वो किसका नगर का निर्माण करवाया था, एक नगर बसाया था। इसके नाम से क्या नाम पड़ा, पृथ्वीराजपुर, ठीक है ना, पृथ्वीराजपुर। अब बसाया किसने था या स्थापना करता कौन था, तो स्थापना की थी अजय राज ने। किसने की थी, अजय राज ने स्थापना किसकी की थी, पृथ्वीराजपुर की। और शाकंभरी चौहान के जो शासक हुए थे, इनके पिताजी के नामकरण के कारण या अजय दुर्ग के नीचे, ध्यान रखिएगा, अजय राज ने कहां पर की थी, इसकी वो स्थापना कहां की थी, तो अजय दुर्ग के नीचे, ठीक है ना, अजय दुर्ग के नीचे है वो इसके पिताजी की स्मृति में। ध्यान रखिएगा, ये है वो कौन है, इसके पृथ्वीराज फर्स्ट है वो इसके क्या है, पिताजी है। ये इनके क्या लगते थे, पिताश्री लगते थे। और पिताश्री की स्मृति में इन्होंने है वो इस दुर्ग की स्थापना या पृथ्वीराजपुर नामक गांव की स्थापना की थी। और उस गांव को अगर अपन बात करें तो ये पृथ्वीराज फर्स्ट है, इसके पिताजी का नाम अगर आपको पूछा जाए तो पृथ्वीराज फर्स्ट कौन थे, तो ये मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र थे, ठीक है ना। इनके पिताजी का नाम अगर आपको पूछा जाए तो मेवाड़ के महाराणा रायमल का पुत्र, या इनके पिताजी थे मेवाड़ के महाराणा रायमल है वो इनके पुत्र के रूप में सुप्रसिद्ध हुए थे। आप सभी जानते हैं मेवाड़ के रायमल जी को। तो इस प्रकार से है वो इस दुर्ग की इस पृथ्वीपुर की स्थापना करते हैं। और पृथ्वीपुर की स्थापना करने के बाद सन 1123 की एक घटना और पीछे रह जाती है। जो 1123 की अगर अपन बात करें तो ये सामरिक या भौगोलिक दृश्यों के रूप में देखा जाए, जिसकी स्थिति के कारण ये सांबर से इसकी राजधानी है वो यहीं पर बनाई थी। अजय राज ने है वो इससे पहले, ठीक है ना, अजय राज नाम के ये जो है, इन्होंने है वो सांबर से अपनी राजधानी स्थापित की थी। सांबर से इसको राजधानी बनाया था, यानी कि अजमेर को राजधानी बनाया था, ठीक है ना। अजमेरू है उस समय का नाम, लेकिन वर्तमान का नाम मैं लिख रहा हूं, राजधानी बनाया, ठीक है ना, राजधानी बनाया। अब देखिएगा सांबर से है वो 1123 के अंदर इन्होंने है वो अजमेर की स्थापना की थी। अजय राज है वो इस अजमेर की क्या है, स्थापना करता थे, यानी कि संस्थापक माने जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है वो इन्होंने एक नया नगर बसाया था जिसका नाम पड़ता है अजमेरू। और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि अजमेर के संस्थापक में रूप में कौन हुए थे, अजय राज चौहान के रूप में। अब अगर बात करते हैं अजमेर राजधानी बनाया, यानी कि अजमेर के संस्थापक कौन हुए, तो संस्थापक के रूप में है वो अजय राज चौहान हुए, अजय राज चौहान। ये मत कौन देते हैं, इसका है वो मत कौन देते हैं, तो इसका मत है वो देते हैं कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना। ये तो मत देते हैं कर्नल जेम्स टोड या कर्नल टोड के रूप में अपन लिख सकते हैं। दूसरा एक और डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये ध्यान रखिएगा, कहीं पर पूछा जा सकता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा,
एक बार मैं आपको कोशिश करूंगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो काफी बार हिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं टपक करके, और कर्नल जेम्स टॉड भी काफी बार आ गए हैं, तो इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट रूप में जानकारी दे दूंगा। आप देखिएगा, चौहान शासक अजय राज ने 12वीं सदी के अंदर या 12वीं शताब्दी के अंदर अजमेर नगर की स्थापना की थी, और इनके जो ग्रंथ है अखबार उल अखबार से जानकारी मिलती, ध्यान रखिएगा। दशरथ शर्मा के अनुसार या इनकी जो जानकारी मिलती है, वो अखबार उल अखबार, इससे वो जानकारी मिलती है कि इन्होंने 12वीं सदी के अंदर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था, और उसको है वो इस प्रकार से कहा जाता है, तारागढ़ है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में सबसे प्रथम, भारत का गिरि दुर्ग की श्रेणी में इन्होंने बताया कि भारत का प्रथम गिरि दुर्ग है, भारत का प्रथम गिरि दुर्ग, ठीक है ना। भारत का प्रथम गिरि दुर्ग किसे माना? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार है वो इस दुर्ग को माना जाता है, जो एक खंडर के रूप में भारत का एक प्रथम गिरि दुर्ग के रूप में है। अब देखिएगा, इस ग्रंथ के अनुसार, ये ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एक ग्रंथ है। अब रिवीजन के तौर पे एक बार देखिएगा अन्य जानकारियों में अगर अपन बात करें तो मैं सबसे पहले अजयराज चौहान को बढ़ाना चाहूंगा। तो अजयराज चौहान के बारे में अपन विभिन्न जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा सा अजयराज चौहान को पढ़ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको ये छोटे से, जो अजयराज चौहान ने सोमरवती नामक रानी से ब्याह करके उन्होंने है वो यहाँ पर है वो सोमरवती नाम से सिक्के भी चलाए थे, जो 1024 में गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं से जूझते हुए वापस लौटे थे, और उसके बाद में इसके पुत्र हो जाते हैं, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद में इनके पुत्र है वो अर्णोराज ने है वो किस प्रकार से 1132 में परास्त करके ले लिया था, तो वापस लौटे थे। तो एक बार फिर देखिएगा, मैं वो इसे साफ कर देता हूं, लेकिन रिवीजन की तौर पे देखिएगा। निर्माण 1113 में अजयपाल ने हरिविलास के अनुसार अजयराज चौहान ने इस दुर्ग का विस्तार करवाया, और इस दुर्ग के अंदर देखिए तो 1141 की जैन ग्रंथ है, जो कि आवश्यक निरुक्ति के अनुसार शाकंभरी चौहान के शासक हुए थे पृथ्वीराज, जिनके पुत्र अजयराज ने इस दुर्ग के नीचे अजय दुर्ग की स्थापना की थी, यानी कि पृथ्वीराजपुर की स्थापना की अजय दुर्ग के नीचे बैठ करके। और उसी के काल में अगर पूछा जाए तो पृथ्वीराज फर्स्ट के पिता का नाम था मेवाड़ के महाराणा रायमल, और 1123 में सांबर से अजमेर राजधानी बनाया था, यानी कि सांबर के बाद में ये वो राजधानी बनी थी। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अजमेर के संस्थापक किसे माना जाता है? तो अजमेर के संस्थापक माना है अजयराज चौहान को। और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अखबार उल अखबार के अनुसार भारत का प्रथम गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, और ये खंडर है, बाकी है वो आप सभी जानते हैं। इस प्रकार से देखिएगा, आगे की जानकारियों में जो भी विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जो जानकारी होगी वो अपन पढ़ते हैं। तो देखिएगा, सर्वप्रथम मैं आपको पढ़ाऊंगा अजयराज। अजयपाल हो चुके थे, अजयपाल की कोई महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं मिलती है। हालांकि अपन चौहानों को जब पढ़ेंगे तो उस समय भी मैं आपको छोटी छोटी जानकारियों के रूप में बारीकी से है वो उस समय पढ़ेंगे, लेकिन मौखिक रूप से अगर विशिष्ट रूप से जो जानकारी होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण जानकारियों के रूप में होगी, तो उसे अपन पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, अपन पढ़ते हैं अजयराज चौहान को। अजयराज चौहान जी को, ये अजयराज चौहान जी है वो राजस्थान की हिस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण इनकी बातें हैं वो देखिएगा। इन्होंने है वो चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसमें चांदी के सिक्कों के ऊपर एक तरफा इनकी रानी का नाम लिखा था, जिसका नाम मिलता है सोमलेवा, ठीक है ना। तो सोमलेवा के रूप में इन्होंने सोमरवती का नाम लिखा था, ठीक है ना, सोमलता। और ये वो इनकी रानी हुआ करती थी। और 1024 के अंदर ये मुस्लिम आक्रांताओं से जूझते हुए गजनी तक गए थे, ध्यान रखिएगा, ये विशेष करके ध्यान रखिए। और मालवा के उस समय शासक थे नरवर्मन को इन्होंने हरवाया था, ठीक है ना। एक महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, अजयराज चौहान ने किसको हरवाया था? तो मालवा के शासक ये विशेष करके रहेगा, क्योंकि जब अपन आगे पढ़ते हैं मालवा के शासक उस समय कौन थे? मालवा के शासक उस समय थे नरवर्मन, ठीक है ना, नरवर्मन, ठीक है। नरवर्मन को इन्होंने हराया था, पराजित किया था, ठीक है, हराया था, यानी कि इस पर इन्होंने वो अपना आधिपत्य थोप लिया था, अधिकार कर लिया था। और अगर अपन बात करें तो सेनापति सुलन को बंदी बनाया था। इसका जो सेनापति था सुलन, ये ध्यान रखिएगा विशेष करके। और सुलन को वापस है वो इस दुर्ग के अंदर रखते हैं, और उसके बाद में इसकी जो भी पिटाई वगैरह करके है वो इनसे ससु गुलवाने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि 1024 के अंदर गजनी की मुस्लिम आक्रांताओं ने इन पर क्या कर दिया था, ये वापस आ गए थे। और वापस आते ही
जब बात करें तो इनके ऊपर क्या हो चुका था, अधिकार हो चुका था। और इन्होंने है वो इनके पुत्र हुए थे। इनके पुत्र अगर अपन बात करें तो इनके पुत्र कौन हुए, ये तो पहले शासक के रूप में। अब दूसरे शासक के रूप में लेते हैं अर्णोराज जी को। अर्णोराज, अब देखिएगा अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज चौहान जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है लमसम, तो पिताजी की मृत्यु के बाद में ये वो इनके पुत्र है वो अधिकार अपने वो अधिकारता में जाते और मुस्लिम आक्रांताओं ने इनको हराया था। ध्यान रखिएगा, जो गजनी के बात कर रहे थे ना अभी अपन, 1024 में गजनी तक है वो मुस्लिम आक्रांताओं के, गजनी तक। और किसको लेके गए थे, खदेड़ने के लिए गए थे, तो मुस्लिम ने। अब वो मुस्लिम से जूझते हुए वापस है वो इन्होंने है वो 1032 के अंदर है वो क्या किया था, परास्त किया था। इनको है वो क्या किया था, इन्होंने परास्त किया था। परास्त किसको परास्त किया, तो मुस्लिम आक्रांता। इसका तीर इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने अर्णराज ने किसको परास्त कर दिया था, जो मुस्लिम आक्रांताएं थे उनको परास्त किया था। और फिर अर्णोराज ने, उस समय जब अर्णोराज इनको परास्त करते तो महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करते हैं, या परम भट्टन की उपाधि धारण करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 3 उपाधियां अर्णोराज ने गजनी से आए हुए मुस्लिमों को हरा करके इन्होंने है वो प्राप्त किया था। और इसी वंश के दौरान यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विशलदेव, विग्रहराज, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय, जो अपन महत्वपूर्ण रूप से पढ़ेंगे पृथ्वीराज द्वितीय और तृतीय को, ठीक है ना। सोमेश्वर के रूप में कोई जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि सोमेश्वर पृथ्वीराज द्वितीय है वो थोड़ी सी नरसी के कारण इनके पुत्र नहीं होते और वो मृत्यु को प्यारे हो जाते हैं। फिर सोमेश्वर बीच में आ जाते हैं, जो इनके चाचा के पुत्र थे पृथ्वीराज सेकंड के। और पृथ्वीराज तृतीय तो आप सभी जानते हो, जो कि एक महत्वपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। और देखिएगा इन वंशज के बारे में या पढ़े तो इनके एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि इन्हीं के काल में या इन्हीं के काल में जब इस गजनियों ने आक्रमण किया था, तो कहा जाता है श्रुतियों से, जन श्रुतियों से या दंत कथाओं के माध्यम से कहा जाता है कि आना सागर बांध का निर्माण करवाया था इन्होंने, ठीक है ना। अर्णोराज ने आना सागर बांध का निर्माण करवाया था। क्यों करवाया था, आना सागर बांध निर्माण करवाया था। आना सागर बांध का निर्माण क्यों करवाया था, आना सागर बांध का, क्योंकि इनकी धरती है वो क्या हो गई थी, रक्त रंजित हो गई थी, अपवित्र हो गई थी। उसे धोने के लिए, इस धरती को धोने के लिए, किस धरती को, अजमेरू के दुर्ग को या अजमेर की धरती को धोने के लिए इन्होंने क्या किया था, इस आना सागर बांध का निर्माण करवाया था। ये विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा 1192 की बात करते थे। 1192 में इस पर वो मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था, या पृथ्वीराज तृतीय ने हरा करके वापस इनसे वो चीन के लिया था। अब देखिएगा बात करते हैं, छोटी सी जानकारी है जो अपन बाद में है वो बीच में ना आए, इसीलिए है वो इसे पढ़ लेते हैं। देखिएगा बात कर रहे हैं 1192 की। आप सभी जानते हैं 1192 में तराइन के लगातार युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी से। तो दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया था, गोरी का अधिकार हो गया था, मोहम्मद गोरी का अधिकार, ठीक है, मोहम्मद गोरी का अधिकार हो चुका था। अब देखिएगा इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मोहम्मद गोरी के अधिकार के रूप में बात करें तो मोहम्मद गोरी के यहाँ पे सेनापति है वो मोहम्मद गोरी का था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 में इनको वापस छीन लेते हैं। अब देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कब आते हैं, तो 1195 में। यहाँ पर मोहम्मद गोरी तो कब तक रहे थे, 93, 92, 93, 94 और 95, 3 साल तक रहा था। और चौथे के रूप में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 1195 जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो 1195 के अंदर है वो। ये है वो मोहम्मद गोरी का क्या था, सेनापति था। ध्यान रखिएगा, ये गोरी का सेनापति था। इसके रूप में ये एक लाइन फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, ये सेनापति था। किसका सेनापति था, तो ये गजनी से आए हुए सारे यहाँ से इनके सेनापति के रूप में जाने जाते हैं, जो मोहम्मद गोरी का एक सेनापति के रूप में थे। अब देखिएगा मोहम्मद गोरी को कौन हराते हैं। यहाँ पर जब अपन बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय का एक भाई थे हरिराज चौहान, ठीक है ना। इसको है वो किसने हराया था, किसने था, हराया था पृथ्वीराज चौहान, या पृथ्वीराज सेकंड के भाई थे हरिराज चौहान। इसको हराया था। हराया किसने था, तो हराया था हरिराज। अब हरिराज चौहान कौन थे, हरिराज चौहान है वो कौन थे, ये पृथ्वीराज सेकंड के पुत्र थे। ये पृथ्वीराज सेकंड के पुत्र नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, पृथ्वीराज सेकंड के भाई थे। इनके वो क्या थे, भाई थे। इस प्रकार से है वो इन्होंने हराया था, ठीक है ना। सेनापति ने इनको हराया था। वापस उल्टा लिख देते अपन,
ये तीर है वो इस प्रकार से आएगा। हरिराज ने हराया किनको था, इनके सेनापति से, यानी कि बाद में है वो इस प्रकार से इनके ऊपर अधिकार कर लेते हैं। और अधिकार के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक कहे तो भीमदेव से युद्ध किया था, ठीक है ना। भीमदेव ने कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है कि 1195 में अधिकार करने से पहले 1195 में गुजरात से युद्ध करते हुए वापस आए थे। किससे युद्ध किया था? भीमदेव से, ठीक है ना। भीमदेव ने जब इनको परास्त किया था तो इन्होंने चरण ली थी अजमेर दुर्ग के अंदर। यहाँ पर है वो क्या ली थी? चरण ली थी, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। ये भीमदेव कौन था? ये गुजरात के थे। ये गुजरात के उस समय के क्या थे? शासक के रूप में, एक प्रसिद्ध शासक के रूप में जाने जाते। और यहाँ पर है वो इन्होंने चरण ली थी। और फिर बाद में है वो इनके कहा जाता है कि गजनी से इनके पास में क्या आ गई थी? सहायता आ गई थी। और अगर अपन बात करें तो दारा सिकोह, ये सभी जानते हैं आप, जो है अजमेर धौलपुर के रूप में। एक छोटी सी बात ये भी ध्यान रखिएगा, दारा सिकोह, ये दारा सिकोह कौन था? दारा सिकोह जो धौलपुर का शासक था, धौलपुर के शासक के रूप में जाने जाते हैं। और उस समय अकबर का आक्रमण हो जाता है। अकबर का अधिकार था किस पर? इसके ऊपर। और अकबर के बाद में इसका उत्तराधिकारी कौन आते हैं? अकबर के काल में ये दुर्ग मैगनीज कहलाया, ठीक है ना। अकबर ने इस दुर्ग को क्या कहलाया था? मैगनीज, ठीक है ना। और इसके अकबर के बाद में ये अकबर का है, ठीक है, ये अकबर का है। लेकिन इसके बाद में जब औरंगजेब आता है तो औरंगजेब के मध्य जब युद्ध किया जाता है, जो लड़ाई होने के बावजूद या जो दारा सिकोह का संबंध है वो इन्हीं से मिलता है। अब देखिएगा, बात करते हैं अपन तारागढ़ नाम की। तारागढ़ नाम की किसकी बात करेंगे? तारागढ़। ये है वो तारागढ़ नाम क्यों पड़ा था, किस कारण से पड़ा था, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र हुए पृथ्वीराज सेकंड, या जिसे अपन उड़वा राजकुमार के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने वो कुछ निर्माण करवाया था। और इनकी पत्नी हुई थी पृथ्वीराज सेकंड की। ये देखिएगा, यहाँ पर अपन ने लिखा है पृथ्वीराज सेकंड। यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्ट किस प्रकार से होते हैं? तारागढ़ मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र थे। ये है वो किसके थे? मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र थे। रायमल के पुत्र थे। इनकी है वो पत्नी थी तारा, ठीक है ना। इनकी पत्नी क्या थी? इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम मिलता है तारा, ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम मिलता है तारा। तो इन्होंने सबसे सर्वाधिक निर्माण करवाने के कारण इसके अपनी तारा देवी के नाम से तारागढ़ नाम है वो रख दिया था। अब देखिएगा, बात करें तो एक और जानकारी इसमें शायद मेरे सर छूटी है, बहुत छूटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से छूटी है। तो देखिएगा, पृथ्वीराज सेकंड ने जब निर्माण करवाया था, या इनके सेनापति के रूप में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, तो ये देखिएगा बिसलदेव चौहान ने यहाँ पर, या विग्रहराज चौहान आते हैं तो उसको थोड़ी सी बाद में पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले आ जाते हैं। बिसलदेव ने 1158 पर जब आक्रमण किया था, या 1100, यहाँ पर बीच में कोई आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सैनिक आए थे, या एक राजा आए थे, बिसलदेव। अब बिसलदेव कौन थे? यहाँ जिसे अपन कहते हैं विग्रहराज चतुर्थ के रूप में, ठीक है ना। विग्रहराज चतुर्थ ने 1158 से लगाकर 1163 तक शासन किया था। ये विग्रहराज चतुर्थ के रूप में है। मैं एक बार इसको गौरी को साफ करना चाहूंगा, क्योंकि गौरी का अपने पास में है वो क्या है, वापस पृथ्वीराज थर्ड को पढ़ेंगे तब अपन बीच में वापस ले आएंगे। अब देखिएगा, इसका नाम मिलता है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने है वो शासन किया था 1158 से लगाकर के 1158 से लगाकर के 1163 तक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये शासन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और कहा जाता है कि इन्होंने है वो क्या बनाया था, एक विशेष करके संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। इन्होंने है वो क्या बनाई थी? संस्कृत पाठशाला बनाई थी, संस्कृत पाठशाला बनाई थी। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज थर्ड के काल में जब अपन पढ़ेंगे तो इसमें 85 सब्जेक्टों को अलग अलग 85 सब्जेक्टों को पढ़ाया जाता था। तो संस्कृत पाठशाला बनाई थी। और उसी संस्कृत पाठशाला को उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में निर्माण करवाया था। इसने है वो इस को क्या करवा दिया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है ना। ये तोड़वा दिया था और 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था। 2.5 दिन का या 2.5 दिन झोंपड़ा, ठीक है ना, जो अजमेर के अंदर मौजूद है। अब देखिएगा, बिसलदेव के रूप में पर ये जानकारी है वो पढ़ चुके थे। और कहा जाए तो विग्रहराज चतुर्थ के काल में या बिसलदेव चौहान की प्रमुख उपाधियां है। तो देखिएगा, इन्होंने है वो क्या क्या करवाया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को मैं साफ करना चाहूंगा, विग्रहराज चतुर्थ ने क्या क्या किया था। जैसे जैसे याद आ रही है, जो कंफर्म रूप से हिस्ट्री के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां है वो आप तक। बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया था इन्होंने,
इन्होंने वर्तमान टोंक के अंदर स्थित, वर्तमान टोंक के अंदर जो स्थित है, जिसका नाम है बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? इन्होंने करवाया था। किन्होंने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। अब देखिएगा, जैसे अपन विशलदेव चौहान के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ के काल में चौहानों का स्वर्ण युग होता है। ये स्वर्ण युग कहलाता है। इसका जो शासन काल होता है, इसका जो शासन काल है, इसको क्या कहलाता है? चौहानों का शासन। इस विग्रहराज चतुर्थ का जो शासन काल होता है उसे कहते हैं चौहानों का स्वर्ण युग, या इसे चौहानों के रूप में, स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। अब देखिएगा, इन्होंने खुद ने एक नाटक की रचना की थी, हरिकेली नाटक, ठीक है ना, हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक, जो इसने सवे ने लिखी थी, जो इन्होंने सवे ने लिखी थी, विग्रहराज चतुर्थ सवे ने लिखी थी। लेकिन एक कहा जाए तो इसी प्रकार से इनको एक कवि बांधव की उपाधि दी जाती है। तो इनको उपाधि किसकी दी जाती है? कवि बांधव की उपाधि दी गई है, कवि बांधव, ठीक है ना। कवि बांधव का मतलब होता है या फिर कवि बांधव या कवि बंध, ठीक है ना, के रूप में इन्होंने वो उपाधि ली थी। और इसके अलावा देखिएगा, इनके वो एक महत्वपूर्ण उपाधि मिलती है। ये जो इनको कवि बांधव की उपाधि दी है, जननायक भट्ट ने दी थी। ये उपाधि किसने दी थी? शायद उपाधि है वो इनको दी थी जननायक भट्ट ने, जननायक भट्ट ने है वो इनको ये उपाधि प्रदान की थी। तो जननायक भट्ट ने है वो कवि राजा, विग्रहराज चतुर्थ को है वो इन्होंने उपाधि दी थी। और देखिएगा, इनके एक और ग्रंथ है, महत्वपूर्ण नाटक है। इनके शासन काल में एक सोमदेव नाम के क्या थे? इनका सोमदेव है वो क्या है? राज दरबारी कवि है, राज दरबारी कवि, ठीक है ना। राज दरबारी कवि थे जिन्होंने है वो एक नाटक लिखा है। तो विग्रहराज नाटक के रूप में इन्होंने वो नाटक लिखा, ललित विग्रहराज नाटक, ठीक है ना, जिसका नाम मिलता है इन दरबारी कवि ने, सोमदेव कवि ने क्या लिखा था? ललित विग्रहराज नाटक। ये विशेष करके ध्यान रखिएगा, ललित विग्रहराज नाटक तो किन्होंने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था, जो विग्रहराज चतुर्थ के क्या थे? दरबारी कवि थे या दरबारी लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। इस प्रकार से है वो ये अपने दरबारी कवि सोमदेव ने किसका रचना की थी? इस नाटक की रचना की थी, ललित विग्रहराज नाटक की। अब देखिएगा, इसकी जानकारी क्या मिलती? इसके अंदर इन्होंने किसका वर्णन किया था? इसके अंदर का प्रेम प्रसंग, इन्होंने वो प्रेम प्रसंग किसका लिखा है? तो प्रेम प्रसंग इन्होंने यहां पर लिखा है देसल देवी का, देसल देवी का। और देसल देवी के मध्य और विग्रहराज के मध्य का जो प्रेम प्रसंग इन्होंने लिखा। अब देसल देवी कौन थी? तो ये इंद्रप्रस्थ की राजकुमारी थी, इंद्रप्रस्थ की राजकुमारी, ठीक है ना, इंद्रप्रस्थ की राजकुमारी थी। ये विशेष करके ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य जानकारी अपन आगे की कड़ी में किस प्रकार से, तो एक बार पुनः देखिएगा, मैं विग्रहराज चतुर्थ की संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिन्होंने विशलदेव चौहान के रूप में प्रसिद्ध हुए। 2.5 दिन के झोंपड़े के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, और हरिराज चौहान ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया था। उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ बने थे। इसके बाद में आएंगे हरिराज चौहान, अभी अपन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। इन्होंने है वो टोंक में, हाल ही टोंक में निर्मित जो बिशलपुर बांध का निर्माण करवाया था, या वर्तमान टोंक के अंदर जो निर्मित बांध है। और चौहाना का स्वर्ण युग काल जो कहलाता है वो इनका काल कहलाता है। इनको कवि बांधव की उपाधि जननायक भट्ट ने दी थी। हरिकेली नाटक समय के द्वारा लिखा गया। और सोमदेव इनके राज दरबारी कवि थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नाटक के रूप में इन्होंने नाटक लिखा था। और जो इंद्रप्रस्थ की राजकुमारी देसल कंवर के मध्य और इनके मध्य प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। अब देखिएगा, इसके अलावा क्या जानकारी मिलती है वो मैं जानकारी आपको देता हूं। आगे अपन विग्रहराज के बाद में जो शासक बनते हैं वो बहुत ही कम काल तक रहे थे। अब देखिएगा, छोटी सी जानकारियां, ये अजयराज चौहान कोई जरूरी नहीं है। मालवा के शासक नरवर्मन को हरवाया था, सेनापति सुमन जी को बंदी बना लिया था। अब देखिएगा, कुछ अन्य जानकारियां जो रोचक के रूप में है उन्हें अपन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, ताकि हमें एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम व्यू में आपको आसानी रह सके। क्या जानकारियां हैं देखिएगा। अब पढ़ेंगे अपन सोमेश्वर,
सोमेश्वर व पृथ्वीराज सेकंड को। एक तो पृथ्वीराज फर्स्ट को तो अपन ने पहले ही निपटा दिया। अब देखिएगा पृथ्वीराज सेकंड के बाद में सॉरी विग्रहराज के बाद में राजा कौन बनते हैं? विग्रहराज के बाद में, यह है वो विग्रहराज के बाद में, यानी कि बिसलदेव के बाद में राजा बने थे। अब विग्रहराज के बाद बने, ठीक है ना, विग्रहराज के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी। अब उत्तराधिकारी ये बन गए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 63 तक तो ये शासनकाल किसका रहा था? विग्रहराज का रहा था। विग्रहराज के बाद में ये 63 में बनेंगे तो वापस इनका क्या शुरू हो जाएगा? 1163 से, और कम ही रहे थे बहुत ही। 1169 तक इन्होंने राज किया था, बहुत कम राज करते, छोटी राज करते हुए विग्रहराज के पास से इन्होंने एक ही काम किया था। विग्रहराज से अपन पृथ्वीराज द्वितीय की बात करें तो पृथ्वीराज द्वितीय ने मुस्लिमों को सर्वाधिक दबाया था, मुस्लिमों को दबाया, ठीक है ना। ये है वो इनका जो दबदबा चल रहा था मुस्लिमों का, वो है वो इनके बाद में क्या हो गया था। अब देखिएगा बात करते हैं तो निशांत होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इनके पास में निसंतान थे, ये निसंतान इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, मतलब इनकी कोई संतान नहीं हुई थी। लेकिन इनके चाचा जो इनके चाचा थे तो इनके चाचा के पुत्र थे, मतलब अर्णोराज है वो सबसे बड़े, अर्णोराज है वो अर्णोराज के सबसे छोटे पुत्र के रूप में जो देखिएगा। फिर ये निसंतान इनकी मृत्यु हो जाती है तो सोमेश्वर है वो किसके थे? तो इनके तो क्या लगते हैं? अर्णोराज, ये अर्णोराज तो इनके तो क्या लगते? चाचा लगते थे, ध्यान रखिएगा, चाचा लगते थे। और सोमेश्वर इसके तो है वो, सोमेश्वर है वो क्या है? पुत्र है। ये है वो इनके क्या है? पुत्र है। कौन? सोमेश्वर। अब किससे प्राप्त होते हैं? अर्णोराज का सबसे छोटा पुत्र है ये। पुत्र में भी पुत्र अगर बात करें तो सबसे छोटा, एक विशेष बात, सबसे छोटा। अब सबसे छोटा किससे प्राप्त होता है? कांचन देव से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, ये विशेष ध्यान रखिए, कांचन देवी से। इसकी माता है वो क्या है? कांचन देवी है। कांचन देवी से ये प्राप्त पुत्र थे। जो कांचन देवी है गुजरात के राजकुमार थे, उनकी है वो संबंधी मिलते हैं, मतलब एक गुजरात के रूप में इनके पास में सोमेश्वर के रूप में संबंधी मिलते हैं। कांचन देवी से ये गुजरात की राजकुमारी थी। अब देखिएगा इनका है वो लालन पालन ये गुजरात के कुमारपाल ने किया था। ये है वो कुमारपाल, इनके है वो संबंधी कौन है? कुमारपाल। अब कुमारपाल ने इनका क्या किया था? लालन पालन। इनका लालन पालन कहाँ हुआ था? तो इनका गुजरात में लालन पालन हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात में इनका लालन पालन हुआ था। लेकिन इनका विवाह हुआ था, यानी कि जो कुमारपाल थे इन्होंने वो विवाह किनसे करवाया था? इनका विवाह होता है कल्चनपुरी से, ठीक है ना। कल्चनपुरी से इनका विवाह हो जाता है और कल्चचुरी से। देखिएगा कुमारपाल ने इनका विवाह किनसे करवाया था? कुमारपाल ने इनका विवाह, गुजरात में लालन पालन होता है और उसके बाद में कहा जाता है कि त्रिपुरी या कल्चपुरी जिसे कहा जाता है, कलचुरी, ठीक है ना, कलचुरी। ये कलचुरी को उस समय या वर्तमान में कहा जाता है त्रिपुरी नरेश थे। यहाँ के नरेश की एक पुत्री थी, जो नरेश के रूप में अगर अपन आपको पूछा जाए तो इनके नरेश थे वो अचल दास थे, ठीक है। अचल थे, यहाँ के नरेश थे वो अचल थे, ठीक है ना। अचल की एक राजकुमारी थी जिसका नाम मिलता है कृकनपुरी, ठीक है ना, कपूरपुरी के रूप में, ठीक है ना, कुपरपुरी, सॉरी कुपर देवी है, ठीक है ना, पूरी नहीं, कुपर देवी से इनका क्या हो जाता है? इनका विवाह हो जाता है। किनका विवाह हो जाता है? सोमेश्वर जी का इनका विवाह हो जाता है। और इनका विवाह होने के बाद भुवनेकमल, ठीक है, इनके विवाह के समय इनके साथ में कौन आए थे? भुवनेकमल, ये इनके साथ में आएंगे, अभी अपन बाद में है वो पढ़ेंगे। अब देखिएगा भुवनेकमल इनके साथ में आ जाते हैं और कहा जाए तो कपूर देवी से 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, एक तो पृथ्वीराज थर्ड और एक हरिराज। इनसे 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, अब बात करते हैं कपूर देवी से, कुपर देवी से 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम है हरिराज, जो तो बाद शुरुआत में ही क्या हो गए थे?
मतलब राजपाट से नहीं थे, लेकिन सेकंड पुत्र के रूप में है वो क्या है, पृथ्वीराज तृतीय। जो महत्वपूर्ण राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के तहत में सबसे महत्वपूर्ण है वो पढ़ाया मैंने आप सभी को जानकारी के रूप में बता देते हैं कि पृथ्वीराज थर्ड है वो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के तहत या हिस्ट्री के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण राजा के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने 1177 से 1192 तक छोटा सा अपना राज्यकाल रखा था और 11 वर्ष की मात्र बाल्य अवस्था में है वो क्या बने थे, शासक बने थे। और इन्होंने है वो कदमवास के मुख्यमंत्री के शासनकाल में और अलीहट पाटन के रूप में इनका जन्म होता है और इनका वो अलीहट पाटन में जन्म होता है सन 1166 के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो अपन बात करते हैं छोटी सी जानकारी पृथ्वीराज। देखिएगा इन्होंने तो एक ही काम किया था जो मैंने आपको पीछे बता दिया है। अब पढ़ते हैं अपन पृथ्वीराज थर्ड को, जिनके बारे में जो भी जानकारी में आपके पास में मेरे पास में होगी वो सुसमृद्ध रूप से संगीता वगैरह सभी है वो जानकारी है इसमें आपको देंगे। देखिएगा अपन पढ़ते हैं पृथ्वीराज थर्ड को, पृथ्वीराज तृतीय को। अब देखिएगा अलीछनपुर के अंदर इनका जन्म होता है, या इनका जन्म जो अगर आपको पूछा जाए तो 1166 के अंदर इनका जन्म होता है और 1177 के अंदर मात्र 11 साल की अवस्था में ये राजा बनते हैं और 1192 तक ये शासनकाल रहता है इनका। अब देखिएगा इसके अलावा मात्र 11 वर्ष की अवस्था में आप सभी देख पा रहे हो जन्म है वो 66 में 77 में राजपाट संभाला था। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अलीहटनपुर में इनका जन्म होता है, ठीक है ना, जो गुजरात की तत्कालीन स्थिति के रूप में या गुजरात का एक शहर है जिसे अपन क्या कहते हैं, अलीहट पाटन, ठीक है ना, एक पाटन के रूप में आप याद कर सकते हैं, वर्तमान में इसे पाटन कहा जाता है। अब मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कदमवास को संभाला था। इनका मुख्यमंत्री काल है वो किसने संभाला था, मुख्यमंत्री कदमवास, ठीक है ना। इनका है वो मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये मुख्यमंत्री कदमवास थे। लेकिन कपूर देवी के साथ में आए कौन, ये भुवनेकमल, ये एक महत्वपूर्ण के रूप में रहे थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। भुवनेकमल है वो इनके क्या रहे थे, सेनाध्यक्ष रहे थे। इसके है वो भुवनेकमल क्या रहे थे, सेनाध्यक्ष रहे थे। अब देखिएगा भुवनेकमल बाद में वीरगति को प्राप्त हो जाते, किस प्रकार से वीरगति को प्राप्त होते उसे भी अपन पढ़ते हैं। अब देखिएगा इन्होंने है वो अपने चाचा, एक तो अपर भांगे और चचेरा भाई नागार्जुन और एक और सेनापति थे, हाँ, नागार्जुन और भंडारके, ये है वो इनसे है वो इन्होंने बहुत ही संघर्ष करते हुए इस राजपाट को संभाल करके रखा था। लेकिन 1182 के अंदर बात करते हैं 1182 की, महोबा के शासक से ये क्या हो गया था, इनका है वो इसके ऊपर क्या हो चुका था, इस दुर्ग के ऊपर अधिकार कर देते हैं। और महोबा का शासक है वो कौन था, परमर्दी देव चंदेल। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि परमर्दी देव चंदेल का अधिकार है वो इसके ऊपर हो चुका था। लेकिन इस प्रकार से देखिएगा अधिकार है वो परमर्दी देव चंदेल पर इसने किया था, पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव चंदेल को अधिकार कर लिया था, यानी कि महोबा पर अधिकार किया था और इसको है वो क्या किया था, पराजित किया था। तो इनके दो शासक मिलते हैं, आला और उदल, ठीक है ना, आला और उदल को जब याद करते परमर्दी देव चंदेल से ये नाराज होकर के चले गए थे, दिल्ली शासन में रहते थे, तो उन्होंने है वो इनको याद किया था। तब कहा जाता है कि जब तक आला उदल है तुम्हें कौन पड़ी परवाह, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आला उदल वापस आ जाते हैं और परमर्दी देव चंदेल के साथ में मिल जाते हैं और चालुक्य पर विजय करते हैं। और चालुक्य पर विजय करने के बाद में इन्होंने गुजरात के भीमदेव सेकंड को भी हरवाया था, ठीक है ना। और आबू के शासक सलंका की पुत्री से इन्होंने वो मतलब कहा जाता है कि गुजरात के शासक भीमदेव के मध्य युद्ध होता है। तो ये वो क्यों होता है, तो आबू के शासक थे सलक की पुत्री के कारण, ठीक है ना, उनकी पुत्री के कारण, जिसे इच्छनी के नाम से नाम मिलता है, ध्यान रखिएगा, इच्छनी नाम की राजकुमारी थी और वो है वो गुजरात के आबू के शासक सलक की पुत्री थी और भीमदेव सेकंड से इन्होंने युद्ध किया था, ध्यान रखिएगा, भीमदेव सेकंड,
ये है वो इन दोनों के मध्य है वो क्या चला था, विवाद चला था। और कई मताधिकारी तो ये कहते हैं कि इन्होंने है वो इनके चाचा पृथ्वीराज थर्ड के रूप में है वो पृथ्वीराज थर्ड के ने इनके चाचा कान्हा को मारा था, ठीक है ना, और 7 चचेरे भाइयों को मारा था पृथ्वीराज थर्ड के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से है वो और इसके अलावा भी एक और जानकारी मिलती है कि भीमदेव ने नागौर पर अधिकार किया था, उस समय नागौर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये जानकारी मिलती है, ये अधिकारी बन चुके थे, वहां के नागौर के अधिकारी बन चुके थे। लेकिन 1187 के अंदर 1184 के अंदर इनका अनिर्णायक युद्ध हुआ था। और इसके बाद में 1187 के अंदर है वो चालुक्य महामंत्री या जगदेव परियार के नेतृत्व में अस्थायी जंगें लड़ी गई। और उस जंगों के अनुसार देखा जाए तो है महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है कि वो जंगें है वो तीनों की तीनों जंगें जो 84 के अंदर 87 के अंदर जो जंगें लड़ी गई वो है वो क्या रही थी, मतलब एक अनिर्णायक जंगे रही थी, मतलब 2 जंगे है वो क्या रही थी, अनिर्णायक रही थी। अब आगे है वो इनके रूप में महत्वपूर्ण और राजस्थान के मध्यकालीन राजस्थान की जो या मध्य के अजमेर के रूप में दुर्दशा के रूप में अपन पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में जो प्रमोददेव चंदेल की क्या क्या संबंध और किस प्रकार से है वो इन्होंने अपने संबंधी के रूप में इनको स्वीकार किया, तो उसको अपन पढ़ लेते हैं। सारा मिटाऊंगा एक बार, क्योंकि कई जानकारियां हैं वो अब की बार महत्वपूर्ण क्लास के रूप में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण के रूप में है। अगर कहा जाए तो हमारे हिस्ट्री के राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्धतम अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं सुभाष सिंह चौहान, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता को बहुत ही रोमांटिक तरीके से पढ़ाया था। जब मैं भी 11th-12th के अंदर पढ़ता था उस समय मुझे भी बहुत ही अच्छे के रूप में जब शुरुआत में पढ़ाया था। अब देखिएगा पृथ्वीराज थर्ड वर्सेज मैच हो रहा है, अब ध्यान रखिएगा। संयोगिता कौन है, संयोगिता जी। अब संयोगिता जी के बारे में और इन दोनों के बारे में देखिएगा। इससे पहले एक युद्ध को पढ़ लेते हैं। तराइन के 3 युद्ध पढ़े थे 91 और 92 में, ठीक है ना। तराइन के 2 युद्ध पढ़ते हैं अपन। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी इसकी भी ले लेते हैं। तराइन के युद्ध, ठीक है ना। प्रथम युद्ध 91 में और दूसरा है वो 92 में, ठीक है ना। ये है वो 2 युद्धों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर लेते। देखिएगा तराइन के युद्धों में इन्होंने तबदर हिंद को बंदी बना लिया था और गौरी वंश के मोहम्मद गोरी जो है वो मोहम्मद गोरी ने है वो 1186 से लगाकर 91 तक लंबा संघर्ष काट रहा था, लेकिन कई बार हारा गया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार हारा था और प्रबंध चिंतामणि के अनुसार है वो 23 बार सर्वाधिक हारा था। ये 20 से 25 बार हराने के बाद भी ये वो क्या करता रहता, आक्रमण करता रहता। लेकिन अगर पूछा जाए तो ये तराइन कहाँ मिलता है, तो तराइन है वो कहाँ मिलता है, 1191 का जो युद्ध होता है वो करनाल हरियाणा के अंदर मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये हारते हैं। और लेकिन 1192 के अंदर है वो समर सिंह जो पृथ्वीराज के बहनोई थे और मेवाड़ के एक शासक या दिल्ली के गवर्नर के रूप में थे, वो थे गोविंद राज। और कहा जाता है कि इब्राहिम हबीब इनकी नई इन्होंने है वो इनको माफ कीजिएगा, इब्राहिम हबीब ने इन्हें नई क्रांति के रूप में संज्ञा दी थी। और इस युद्ध को 1192 की युद्ध को, ठीक है ना। और पृथ्वीराज उस समय क्या हुए थे, हार करके वापस सेकंड की युद्ध की, तो इसमें है वो ये युद्ध हारते हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी है वो 91 का युद्ध, इसमें है वो पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, पृथ्वीराज चौहान है वो क्या हुए थे, विजय हुए थे। लेकिन कहा जाता है कि इसमें है वो हारे थे। कौन हारे थे, पृथ्वीराज थर्ड हारे थे। क्यों हारे थे, देखिएगा सिरसा के सरस्वती नामक स्थान है जिसके पास में एक सिरसा स्थान पड़ता है और वहां पर इनको है वो बंदी बना लिया था। और बंदी बना करके इनको कहाँ ले गए थे, गजनी ले गए थे। और गजनी ले जाने के बाद में वहां पर है वो इन्होंने सरस्वती कंठ धारण के अनुसार या उनके अनुसार है वो संस्कृत पाठशालाओं के अनुसार जो पढ़ाया करते थे। और वहां पर इनको कहा जाता है कि ये युद्ध हारने का जो कारण ठहराया जाता है वो अश्वपति और प्रताप सिंह को ठहराया जाता है। और ये है वो दूसरा है वो कारण माना जाता है फारसी शैली का आगमन, ठीक है ना। और अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में दल पोंगल की इन्होंने है वो क्या करी थी, उपाधि धारण की थी, जिसे अपन विश्व विजेता के रूप में कहते हैं। और पृथ्वीराज विजय जिसे जननायक के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। और अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में
राय पिथोरा की इन्होंने उपाधि धारण की थी, और पृथ्वीराज रासो जो कि इन्होंने लिखा था, चंद्रबरदाई ने लिखा था, उन्हीं के अनुसार ये जानकारियां मिलती है। और विद्यानुरागी, ठीक है ना, इनकी एक उपाधि है। और सूर्योदय सुयोगी जो डॉक्टर शर्मा, दशरथ शर्मा के अनुसार है, वो इनकी जानकारी मिलती है। अन्य जानकारियां देखिएगा,